नेपाल की ऊंचाइयों से उठी है भू राजनीतिक हलचल और लिपुलेख पास यानी कि लिपुलेख दर्रा बना है कूटनीतिक टकराव का केंद्र। दरअसल कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई है और भारत और नेपाल इस यात्रा को लेकर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं। नेपाल यह कह रहा है कि भारत और चीन दोनों ही हमसे बिना पूछे इस यात्रा को शुरू कर लिए हैं। अब आखिर नेपाल ऐसा क्यों कह रहा है और साथ साथ लिपुलेख दर्रे से जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है उस पर कड़ी आपत्ति जताने में नेपाल का रोल क्या है? तो नेपाल इन सारी आपत्तियों को दर्ज कराने के पीछे वो कौन से कारण हैं, इसको आज हम समझते हैं। इसी को हम लिपुलेख दर्रे के विवाद के रूप में देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह विवाद पहली बार है, इससे पहले भी नेपाल इस पर समय समय पर अपनी आपत्तियां दर्ज करता रहा है। लेकिन वर्तमान समय में चूंकि कोविड-19 में आप देखे होंगे कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा थी वो बाधित थी। 2025 में फिर से शुरू हुई है। अब जब इसको शुरू किया जा रहा है तो फिर से एक बार नेपाल ने यही आवाज मुखर की है। तो आइए जानते हैं कि ये लिपुलेख दर्रे का विवाद क्या है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, तो कैलाश मानसरोवर जाने के लिए आपको रास्ता दिख रहा होगा। एक तो रास्ता यहां से आपको दिख रहा है जो धारचूला होते हुए लिपुलेख दर्रे से होते हुए ये पहुंच जाता है कैलाश मानसरोवर। ये यात्रा अगर आप देखें तो 90 किलोमीटर का मात्र ये जो सफर है यहां से होता है। दूसरा रास्ता आपका होता है वो काठमांडू से होते हुए पहुंचता है और ये रास्ता जो है अपेक्षाकृत लंबा है और ये 540 किलोमीटर की लंबाई हो जाती है। और तीसरा है सिक्किम से आप देखेंगे जो नाथुला पास है उससे होते हुए जब आप आएंगे तो और भी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी और इस तरह से यहां पर 900 किलोमीटर की यात्रा जब सिक्किम से होकर आएंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो उत्तराखंड से रास्ता होकर जाता है वाया लिपुलेख दर्रा हो के कैलाश मानसरोवर, तो इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये शॉर्टेस्ट है, केवल 90 किलोमीटर की दूरी यहां पर तय करनी पड़ती है। अब देखिए इसी यात्रा में अब रोल नेपाल का क्या है, नेपाल को क्या आपत्ति है, इस बात पर हम बात करेंगे। यही है लिपुलेख विवाद। तो देखिए लिपुलेख विवाद को समझते हैं इस मैप के आधार पर। सबसे पहले देखिए बात करते हैं कि इससे पहले 2015 में भी आप देखेंगे कि भारत और चीन दोनों के बीच में लिपुलेख व्यापार समझौता होता है। तब भी नेपाल ने अपनी आपत्ति दर्ज की कि हमसे आप लोगों ने नहीं पूछा। इसके बाद धारचूला लिपुलेख रोड जब बनी तो उस पर भी आपत्ति दर्ज की गई नेपाल के द्वारा। अब आखिर बार बार यह आपत्ति क्यों दर्ज की गई? इतना ही नहीं, एक विशेष क्षेत्र आपको दिख रहा होगा जो ये पीले रंग में इस घेरे में आपको क्षेत्र दिख रहा है। यहां पर आपको यह क्षेत्र और स्पष्ट हो जाएगा जो ग्रीन कलर से दिख रहा है। बेसिकली ये जो क्षेत्र है ये तीन देशों के बीच में एक ट्राई जंक्शन का क्षेत्र है, जहां पर एक तरफ इंडिया है, भारत है, एक तरफ चाइना का तिब्बत वाला क्षेत्र है और एक तरफ नेपाल है। तो इनके ट्राई जंक्शन पर यह स्थिति है और इसी जगह को लेकर मेन विवाद है। क्या विवाद है? अब यह विवाद इतना है कि वर्ष 2020 में नेपाल ने अपना दूसरा संविधान संशोधन जो है उसको पारित कर दिया और लिपुलेख को अपना क्षेत्र बताते हुए उसको कानूनी दर्जा दिया। मतलब बार बार इस चीज को वो कह रहा है कि लिपुलेख जो है वो कहां है, तो वो नेपाली क्षेत्र के अंतर्गत है। और केवल लिपुलेख ही नहीं, यहां आपको तीन नाम याद रखने हैं। पहला नाम तो आपने जान लिया कौन सा, तो पहला नाम तो जिस पर हमारी चर्चा आज की केंद्रित है यानी कि लिपुलेख, ठीक। इसके अलावा दूसरा नाम आपको याद रखना है वो है लिम्पियाधोरा। क्या नाम है? लिम्पियाधोरा। और तीसरा नाम जो है वो है काला पानी, ठीक। अब ये देखिए, ये काला पानी हो गया, लिम्पियाधोरा हो गया और लिपुलेख हो गया। ये तीन चीजों पर चर्चा आज हमारी हो रही है, इसको समझिए। देखिए यहां पर दिख रहा है आपको लिपुलेख, यहां पर दिख रहा है काला पानी और यहां पर दिख रहा है लिम्पियाधोरा पास। अब इन्हीं तीनों जगहों को लेकर विवाद है भारत और नेपाल के बीच में। दरअसल विवाद यह है कि ये ट्राई जंक्शन का एक तो जगह है, इसको लेकर भारत के लिहाज से देखें तो ये बहुत सेंसिटिव जोन है। चाइना से रिलेशन को लेकर इस जगह पर अगर नेपाल अपना दावा करेगा तो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से भी ये ठीक नहीं होगा, तो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 1816 का यहां हवाला देता है नेपाल। कब का? 1816 का। 1816 में हुई थी आपकी सुगौली की संधि। तो जो सुगौली की संधि हुई थी उस संधि में यह कहा गया था कि यहां पर एक रिवर है जिस रिवर को महाकाली रिवर या काली रिवर के नाम से जानते हैं। इस रिवर के ये कहा गया कि पश्चिम में जो क्षेत्र है वो भारत के अंतर्गत है और जो पूर्व में जो क्षेत्र है वो क्या होगा? वो नेपाल का अंग होगा। यानी कि काली नदी जो है वही इन दोनों देशों की सीमा निर्धारित करेगी अकॉर्डिंग टू सुगौली की संधि, जो कि आपको यहां पर बताई जा रही है 1816 में हुई थी। अब इस संधि के अनुसार ये बात तो बड़ी स्पष्ट लग रही है,
लेकिन विवाद तब जन्म लेता है जब काली नदी का उद्गम कहां से है, इस बात को लेकर दोनों देशों के दावे अलग अलग हो जाते हैं। अब जहां एक तरफ नेपाल कहता है कि काली नदी की मुख्य धारा लिम्पियाधुरा से निकलती है, और जब नेपाल के दावे को मानेंगे तो उस तरह से लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी ये सब जो है किसके अंतर्गत आ जाएंगे, नेपाल का पार्ट माने जाएंगे। और अगर वहीं पर भारत का जो दावा है, भारत ये कहता है कि जो महाकाली नदी है वो बेसिकली उसकी कई धाराएं हैं और सभी धाराएं आके एक जगह काला पानी गांव में मिलती हैं, यानी कि इस जगह पर मिलती हैं और यहां से फिर काली नदी निकलती है। तो अगर भारत का पक्ष माना जाए तो ये क्षेत्र किसके अंतर्गत आएंगे, भारत के अंतर्गत आएंगे। तो मुख्य समस्या क्या है कि दोनों देश इस काली नदी के उद्गम को लेकर अलग अलग जगहों का दावा करते हैं। जहां नेपाल लिम्पियाधुरा के पास बताता है, वहीं पर भारत कहता है कि ये कहां पर है, ये आपके काला पानी गांव के पास है। तो इसी की वजह से दोनों के अलग अलग दावे हैं। अब भारत का ये कहना है कि जो सुगौली की संधि हुई थी उस संधि में भी मुख्य धारा को ही नदी माना गया था, और मुख्य धारा जब सभी धाराएं एक जगह मिलकर फिर निकलती है तो ये नदी ही मानी जाएगी। तो भारत का ये दावा है। अब इसको नेपाल नहीं मानता है, जिसके कारण ये विवाद चला आ रहा है। तो ये मुख्य विवाद है, विवाद का कारण है, ये आप समझ गए। अब बात हो रही है कैलाश मानसरोवर यात्रा की। तो देखिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जब बात हो रही है तो ये यात्रा, कैलाश जो पर्वत है उसका महात्म्य तो वर्णित है बहुत पहले से, चाहे हिंदुइज्म में ले लीजिए चाहे बुद्धिज्म में ले लीजिए। लेकिन इसकी ये यात्रा की शुरुआत बहुत पुरानी नहीं है। यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? यात्रा की शुरुआत आप देखेंगे कि 1904 में, पहले तो इस कैलाश के क्षेत्र में सबको जाने की अनुमति नहीं थी। तो 1904 में तिब्बत में, चूंकि तिब्बत का वो क्षेत्र था, तो वहां पर ब्रिटिश नागरिकों को जाने के लिए वो खुला। अब जब ब्रिटिश नागरिकों को जाने के लिए खुला तो चार्ल्स शेरिंग नाम के एक व्यक्ति थे, नाम याद रखिएगा, चार्ल्स शेरिंग नाम था इनका। ये क्या थे? तो ये बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे। चार्ल्स शेरिंग जो थे ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे अल्मोड़ा के, और इन्होंने जो है वो कैलाश की यात्रा की। इन्होंने जब कैलाश की यात्रा की तो उस मार्ग को ठीक करने के बारे में इन्होंने जिक्र किया, और वहीं से चार्ल्स शेरिंग की यात्रा के बाद से लिपुलेख दर्रा का जो मार्ग है वो बहुत लोकप्रिय हो गया। और उसके बाद 1930 तक हर साल लगभग 700 से ज्यादा भारतीय वहां की यात्रा करने लगे। ये यात्रा अनवरत जारी रही, और 1950 में फिर से जब तिब्बत पर चीनी आधिपत्य हुआ तो वहां से ये यात्रा फिर एक बार बंद होती है। लेकिन फिर 1981 में फिर से ये खुलती है यात्रा, और फिर ये चलती रहती है। लेकिन ऐसे फिर बीच में जब चीन से तनाव हुआ, या आप कह सकते हैं कि बीच में आप देखें तब जब बंद हुआ, जब कोविड-19 का टाइम आया, तो उस समय भी हमारी यात्रा जो है ये बंद हुई। अब उसके बाद जब फिर इस यात्रा को शुरू करने की बात हो रही है तो यही जो विवाद है नेपाल का इस क्षेत्र में, नेपाल अब कह रहा है कि बिना हमको पक्षकार बनाए, हमसे बिना पूछे चीन और भारत कैसे ये निर्धारित कर लिए कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा हमारी ही भूमि से होकर जा रही है। अब भारत का यह पक्ष है कि भाई आपकी भूमि ही नहीं है, हम कह रहे हैं कि काला पानी से उद्गम है काली नदी का, आप कह रहे हैं लिम्पियाधुरा से उद्गम है। तो इसीलिए ये वाला जो ट्राई जंक्शन है, इस एरिया को लेकर भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद की स्थिति बनी हुई है। अब देखिए, तिब्बत का जो नागरी प्रांत है, नगारी प्रांत या नागरी प्रांत कहते हैं, तो तिब्बत के नगारी प्रांत में जो है वो क्या स्थित है, वो यहीं पर कैलाश पर्वत स्थित है, लगभग 6638 मीटर की ऊंचाई पर। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो हिंदुइज्म में भी इसका इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बुद्धिज्म में भी इसका इंपॉर्टेंट है, जैनिज्म में भी इसका इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ इसमें अगर आप देखेंगे तो जो तिब्बती लोग हैं वो उनके लिहाज से भी कैलाश पर्वत का इंपॉर्टेंस है। जैसे आप देखेंगे अगर हिंदुइज्म में तो इसको माना जाता है कि ये भगवान शिव का क्या है, घर है, भगवान शिव यहीं पर रहते हैं। बुद्धिज्म की बात कर लें अगर, तो ये कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड के सेंटर के रूप में, केंद्र के रूप में इसको माना जाता है। इसी तरह से जैनिज्म की बात कर लें तो जो प्रथम तीर्थंकर हैं उनका एनलाइटमेंट यहां पर हुआ था। और इसी तरह से अगर देखें तो तिब्बती लोगों में कहा जाता है आकाश देवी शिपमैन थी। तो शिपमैन जो है, आकाश देवी शिपमैन याद रखिएगा, तो आकाश देवी शिपमैन जो है उनके घर के तौर पर माना जाता है। तो इस तरह से चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे तिब्बती लोग हो, इनके बीच में कैलाश पर्वत की अपनी मान्यता है। इसी तरह से हिंदू धर्म में वर्तमान समय में भगवान शिव की वजह से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। साथ साथ आप यह भी याद रखेंगे कि यहां पर अगर कैलाश की बात जब होती है तो इसी पर्वत से आपकी जो नदी है, चाहे वो
ब्रह्मपुत्र हो, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी इसी से होता है। यहीं से अगर आप देखेंगे तो सिंधु का भी उद्गम होता है। यहीं से अगर आप देखेंगे तो सतलज का भी होता है, सतलुज जिसको कहते हैं, ठीक है। और यहीं से अगर आप देखेंगे तो करनाली भी नदी है, उसका भी उद्गम होता है। तो ये सारी नदियां जो है उसके उद्गम की वजह से भी कैलाश पर्वत का इंपॉर्टेंस है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी वजह से हम कैलाश मानसरोवर यात्रा को जानते हैं। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो आपके प्रीलिम से लेकर मेंस तक की तैयारी होगी संपूर्ण हमारे इस कोर्स के माध्यम से, जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की खास बात यह है कि 14 महीने में हम आपकी तैयारी को कंप्लीट कराते हैं। साथ साथ इसमें 18 टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर करने का आपको अवसर मिलता है। इसके अलावा 2 साल के करंट अफेयर्स को भी ये कोर्स कवर करता है। इस कोर्स की फीस की बात करें तो 34,999 इसकी फीस है, लेकिन इस पर अतिरिक्त डिस्काउंट का लाभ आपको मिलेगा अगर आप अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, फिर उसके बाद वहां पर बाई के ऑप्शन पर जाएंगे, इस कोर्स को जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स को सर्च करके तो वहां कूपन कोड को अप्लाई करने का आपको अवसर मिलेगा। साथ साथ आपको बता दें कि अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो, आप जानकारी चाहते हैं, तो 8750187501 पर आप संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अब अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं कि नेपाल के अनुसार काली नदी का उद्गम कहां से होता है। विकल्प ए पंखागढ़, विकल्प बी गंगा नदी, विकल्प सी लिम्पियाधुरा लिपुलेख दर्रा क्षेत्र, या विकल्प डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।